आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करेंगे। राइट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र। ये फर्स्ट टॉपिक है और जब हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो यह टॉपिक के हमें एंथ्रोपोलॉजी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देता है। इससे एक तो हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे और दूसरा हम ये बात भी समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। और ख़ास करके जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपीसीएस या किसी स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के रूप में है, तो एक जो आमतौर पर छात्रों का ये प्रश्न होता है, खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों का, कि एंथ्रोपोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो इन चीज़ों को भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं क्योंकि ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देगा। अब ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत दो पार्ट है। एक पार्ट है मानव विज्ञान का अर्थ, यानी मानव विज्ञान का मीनिंग क्या है। आमतौर पर यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीसीएस में भी एंथ्रोपोलॉजी है, बिहार लोक सेवा आयोग में भी एंथ्रोपोलॉजी है और हरियाणा पीसीएस में भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर है और हिमाचल प्रदेश में भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर है जो हिंदी भाषी राज्य हैं। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी है तो उसकी बात तो इंग्लिश मीडियम में हम करते हैं। एक चीज़ देखने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के उनके मन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बड़े पैमाने पर वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को सिलेक्ट भी कर रहे हैं और प्रत्येक साल जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के माध्यम से टॉप रैंकर भी 120 में भी आप देखोगे तो कई लोग हैं। हिंदी माध्यम के जो सीरियस छात्र हैं वो एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं और वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे रिजल्ट को, आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम में बहुत कम लोग एंथ्रोपोलॉजी चूज करते हैं लेकिन सिलेक्शन रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और 2020 का तो टॉपर भी, ऑप्शनल पेपर का टॉपर हिंदी माध्यम में भी एंथ्रोपोलॉजी से भी है। तो आप जब एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने जाते हैं तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें हैं। एक तो पहला मानव विज्ञान का अर्थ, दूसरा क्षेत्र की बात करेंगे। अब देखिए मानव विज्ञान का अर्थ, ये जो टॉपिक है इससे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, तो आम तौर पर इससे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस भी प्रश्न इस तरह से बनाता है कि मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं या मानव विज्ञान का क्या अर्थ है, या मानव विज्ञान को परिभाषित करें। और उसके बाद इसके टॉपिक के जो प्रश्न है उसमें कोई ना कोई टेल जुड़ा होता है, कोई ना कोई उसमें टेल जुड़ा रहेगा। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें ये जानना है कि मानव विज्ञान का अर्थ क्या है। तो ध्यान ही रखना कि जब मानव विज्ञान का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा एक तो अर्थ, हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इटिमोलॉजिकल मीनिंग। इटिमोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और दूसरा इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ परिभाषा, यानी कुछ ऐसी परिभाषा जो
मानवशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है और वह परिभाषा एंथ्रोपोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करता हो तो हम उस परिभाषा को ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी की परिभाषा को देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे परिभाषा आपको मिल जाएंगे, डिफिनीशन मिल जाएंगे, मानव शास्त्रियों के द्वारा दिए गए डिफिनीशन मिल जाएंगे। इस स्थिति में हमारे पास से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कौन सा डेफिनेशन सिलेक्ट करें जिसके माध्यम से हम मानव विज्ञान को स्पष्ट कर सकें कि मानव विज्ञान है क्या, राइट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे और फिर कंक्लूजन भी हम इसके लिए बताएंगे आपको कि आप इस अर्थ को भी लिखिए या मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए भी निष्कर्ष आप कैसे लिख सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं इटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो मानव विज्ञान है, ये मानव विज्ञान जो शब्द है ना, ये एक शब्द है। तो ये शब्द एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है ना, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और मानव विज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि मानव विज्ञान जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के एंथ्रोपोलॉजी शब्द का रूपांतरण है, एक तरह से ट्रांसलेशन है हिंदी में, इसको मानव विज्ञान कहते हैं। और फिर ये एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। यानी यहाँ पर जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द है, एक तो एंथ्रोपस है, आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, और दूसरा जो है लोगस है। तो इससे मिलकर एंथ्रोपोलॉजी बनना है। ये बात ध्यान में रखना है कि आपको बात क्या करनी है कि मानव विज्ञान जिस विषय को हम कहते हैं यह विषय अंग्रेजी भाषा के एंथ्रोपोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एंथ्रोपस और दूसरा लोगस। एंथ्रोपस का मतलब होता है मानव, राइट, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ध्यान ही रखना है। तो शाब्दिक अर्थ जो मानव विज्ञान का है, ये शाब्दिक अर्थ है मानव का अध्ययन। यानी कि अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से हम देखें तो मानव विज्ञान क्या है, मानव का अध्ययन है, ये स्टडी ऑफ मैन है। तो एक पैराग्राफ में आप इन बातों को रेखांकित करेंगे और आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि मानव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है मानव का अध्ययन करना। अब ये शाब्दिक अर्थ जो मानव का अध्ययन करना है, एक तरह से ये मानव विज्ञान की क्या है कि बड़ी ही संक्षिप्त परिभाषा है। ये संक्षिप्त भी है और सरल भी है और सारगर्भित भी है। ये तीनों चीज़ इसके अंतर्गत दिखाई देता है, क्योंकि जब हम मानव विज्ञान पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मानव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मनुष्य का अध्ययन करने वाले जो विषय हैं वो लगभग अधिकांश विषय मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। और इसलिए जो मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है हम कहते हैं, तो इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं, क्योंकि इससे यह नहीं पता चलता है कि मानव विज्ञान का अध्ययन हम कैसे करते हैं और मानव विज्ञान किस तरह से अन्य विषयों से भिन्न है, अन्य विषयों से किस तरह से डिफरेंट है, इसकी जानकारी हमको इससे नहीं मिलती है। और इसलिए इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं
कि आप मानव विज्ञान के अर्थ को अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो फिर कुछ परिभाषा आपको लेनी है। इसमें मैंने पहले ही कहा कि परिभाषा जब आप लेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि 5-10 परिभाषा ले लेना है, आपको 2 इम्पॉर्टेंट परिभाषा लेना है जो मानव शास्त्रियों के द्वारा दिया गया है और उसके माध्यम से आप रेखांकित करें कि मानव विज्ञान क्या है। जैसे एक महत्वपूर्ण परिभाषा है एम.जी. हर्शकोविट्ज का, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका है मैन एंड हीज वर्क्स। ये बुक्स का नाम है इनके, राइट। और एम.जी. हर्शकोविट्ज ने अपनी जो बुक है उस बुक में इन्होंने मानव विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है और ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, यानी मानव विज्ञान मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है, मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। राइट, ये ध्यान में रखना है कि मानव विज्ञान मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है और फिर इस चीज को एक्सप्लेन करना है। हर्शकोविट्ज ने भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर हर्शकोविट्ज ने 2 बातें कही है कि जब मनुष्य के अध्ययन की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या क्या मनुष्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें हम मानव उद्विकास का अध्ययन करेंगे, यानी मनुष्य का अध्ययन एक बायोलॉजिकल एनिमल के रूप में यहाँ करेंगे जिसमें मानव उद्विकास का अध्ययन करेंगे, मानव विभिन्नता का अध्ययन करेंगे, मानव जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर एक तो है, यानी मनुष्य के अध्ययन का मतलब क्या है कि हम मानव विज्ञान में मनुष्य के बायोलॉजिकल पक्षों का अध्ययन करते हैं। हर्शकोविट्ज ने इस बात को रेखांकित किया। मनुष्य के कार्यों का जो अध्ययन है इसके अंतर्गत हर्शकोविट्ज ने कहा कि एक तो हम सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक उद्विकास। और ध्यान ये रखना है कि मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन हम लोग आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ हर्शकोविट्ज का यह भी निर्देश था कि जब हम मनुष्य के कार्यों की बात करते हैं तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पहलू है। एक पहलू तो है कि मानव के सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करेंगे और सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन जो है पुरातत्व विज्ञान करता है, पुरातात्विक मानव विज्ञान करता है, यानी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य के मेटीरियल कल्चर रिमेन्स के माध्यम से उसके सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करेंगे और उसके सांस्कृतिक उद्विकास का जो अध्ययन करेंगे इससे मनुष्य किस प्रकार से एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में रूपांतरित होता है, इस प्रक्रिया का अध्ययन हम मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन भी करेंगे, यानी मनुष्य के जो कार्य हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी को रेखांकित करते हैं। यानी अलग अलग समाज में आप देखेंगे कि मनुष्य के जो कल्चरल एस्पेक्ट है जिसमें हम संस्कृति की बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं, परिवार की बात, विवाह की बात, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धर्म, प्रथा, परंपरा, कला, संगीत, नृत्य, नाटक, ये जितने भी पहलू है, चित्रकला,
यानी पेंटिंग्स के यानी जितने भी मानव के सांस्कृतिक के व्यवहार हैं और इसके साथ साथ मनुष्य का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर में भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगहों पे के लोगों की बिहेवियर अलग अलग होती है, उनकी भाषा का भी हम अध्ययन करते हैं कि भाषाई विविधता भी मनुष्य में है। और इस तरह से हर्शकोविट्ज कह रहे हैं कि अगर इस परिभाषा को एक्सप्लेन करें तो इससे आशय है कि मानव विज्ञान मनुष्य का जैव सांस्कृतिक अध्ययन करता है। मानव विज्ञान मनुष्य का जैव सांस्कृतिक अध्ययन करता है, राइट। तो एक तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और बड़ा सिंपल तरीके से आपको इन चीज़ों को समझनी है, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल है कि आप एक दो परिभाषा को रिमेंबर भी रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट परिभाषा, एक और परिभाषा आप याद रखिएगा, जो एक अमेरिकन मानवशास्त्री हैं जिन्होंने इस परिभाषा को दिया है, जिनका नाम है क्लाइड क्लूखॉन। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा मिरर फॉर्मेट, राइट, जिसमें ये कह रहे हैं कि मानव विज्ञान मानव का दर्पण है, राइट। मानव विज्ञान मानव का दर्पण है। और फिर इसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि दर्पण का मतलब क्या है, जिसमें मनुष्य के बारे में सब चीज़ दिखाई देता है, मनुष्य के बारे में सभी चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो अल्टीमेटली इस मानव के दर्पण को एक्सप्लेन करते हुए क्लाइड क्लूखॉन कहते हैं कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है। मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन, राइट। अब यह ध्यान रखना है कि समग्रता जो हम बात करते हैं, एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच भी हम एंथ्रोपोलॉजी को अध्ययन करने के लिए फॉलो करते हैं। तो समग्रता हमारा अप्रोच भी है, हमारा दृष्टिकोण भी है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजी में आप अध्ययन करते हैं तो मनुष्य के टोटल एस्पेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो आप जितने एस्पेक्ट को सोच सकते हैं वो सारे एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं और यह भी अध्ययन करते हैं कि जो एस्पेक्ट हैं अलग अलग, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, कैसे एक के एस्पेक्ट दूसरी एस्पेक्ट को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। और इसलिए जब मानव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं, मानव विविधता का अध्ययन करते हैं, हम मानव जीव विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, हम मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, हम मानव के जो एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, महामारी का जो पक्ष है, बीमारी का जो पक्ष है, उसका भी अध्ययन करते हैं, मनुष्य के समृद्धि एवं विकास का भी अध्ययन करते हैं, मनुष्य में जो प्रजाति विविधता है उसका भी अध्ययन करते हैं, और आनुवंशिकी, मानव आनुवंशिकी के साथ साथ जनसंख्या आनुवंशिकी का भी अध्ययन करते हैं। तो एक तो जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो हम करते ही है, उसके साथ इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, यानी कि टोटल एस्पेक्ट का अध्ययन हम करते हैं। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है। और इसके बाद आप निष्कर्ष में थोड़ा सा आप ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है, किंतु मानव विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है और इसलिए मानव विज्ञान मनुष्य का समग्रता में मानव के कल्याण के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, राइट। यानी मानव विज्ञान का जो उद्देश्य है कि जो भी अध्ययन से ज्ञान प्राप्त हो, जो डेटा प्राप्त हो,
उस ज्ञान और डेटा का उपयोग जो है हम मानव के कल्याण में करें, मानव की कुछ व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण में करें। और इसलिए कहा जाता है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव के लिए किया गया अध्ययन है।